नमस्कार बच्चों, मैं अंगद। हम लोग आज जो है किसी टॉपिक पे बात करने नहीं आए हैं, बल्कि चूंकि हम लोगों ने पिछले क्लास में मॉडर्न इंडिया भी कंप्लीट कर रखा है, तो आज हम लोग सिर्फ पूरे एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न इंडिया का जो भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो इसलिए आपको आज स्ट्रेस नहीं लेना है, बल्कि आप लोगों ने जो पढ़ रखा है उसे ही सिर्फ खंगालना है। तो आइए और शुरुआत करते हैं। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे गए हैं आज तक यूपीपीसीएस के एग्जाम में, उसे एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे एंशिएंट इंडिया में। उससे रिलेटेड हम लोग 30 क्वेश्चन को देखेंगे, फिर हम आएंगे मेडाइवल इंडिया पे, और फिर हम लोग मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एंशिएंट इंडिया से। सबसे पहला प्रश्न है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था। इसका अर्थ यह हुआ कि मानव द्वारा सबसे पहला अनाज किसे उपजाया गया था या फिर कौन से फसल को उपजाया गया था। ऑप्शन है आपका गेहूं, चावल, जौ और बाजरा। तो मानव द्वारा जो सबसे प्रथम उपजाए जाने वाले अनाज थे उसका नाम जौ था। ये लगभग 8000 ईसा पूर्व की घटनाएं हैं, जब जो है मानव के द्वारा सर्वप्रथम जौ को उपजाया गया था, और इसका प्रमाण सबसे पहले मेसोपोटामिया नामक स्थल से मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जौ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। यानी इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि सर्वाधिक जो है चित्रकला का प्रमाण जो है किस स्थान से प्राप्त होता है। ऑप्शन है आपका घघड़िया, भीमबेटका, लेखनिया, आदमगढ़। अगर हम ऑप्शन के ऊपर विचार करें तो भीमबेटका नामक स्थल है जो कि मध्य पाषाण काल से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर सर्वाधिक जो है चित्रकला का प्रमाण मिला है। अगर हम अन्य इसी से रिलेटेड स्थानों की बात करें तो पंचमढ़ी, मिर्जापुर, सुहागी घाट, ये सब भी स्थल हैं जहाँ से हमें चित्र के प्रमाण मिलते हैं। चूँकि ये ऑप्शन में नहीं है और भीमबेटका आपके ऑप्शन में है, तो ये सबसे बेटर ऑप्शन हो जाता है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमबेटका। अगला क्वेश्चन है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। यानी इसमें आपको बताना है कि खाद्यान्न का उत्पादन सबसे पहले जो है कब आरंभ हुआ था। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में और प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो जहाँ तक अगर हम बात करें खाद्यान्न संबंधित जो है उत्पादन की, तो वो हमें नवपाषाण काल से ज़्यादातर मिलने आरंभ हो जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नवपाषाण काल। अगर हम इससे रिलेटेड कुछ स्थलों की बात करें तो मेहरगढ़, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक स्थल है, वहाँ से जो है इस प्रकार के साक्ष्य सर्वप्रथम मिले थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवपाषाण काल। अगला प्रश्न है कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। यानी इसमें आपको यह पूछा गया है कि महापाषाण काल के जो स्मारक हैं उसकी पहचान कहाँ से की गई है। तो ऑप्शन है आपका सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो संगम काल से पूर्व एक कालखंड आता है जिसे महापाषाण कालीन संस्कृति भी कहा जाता है। उसकी विशेषता यह थी कि वहाँ के लोग जब मर जाते थे तो उसे बड़े बड़े शिलाखंडों या फिर पत्थरों से ढक दिया जाता था, इसलिए उसे महापाषाण कालीन संस्कृति भी कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। चूँकि जो महापाषाण कालीन संस्कृति थे उसमें जो मृतक लोग होते थे उनको दफनाने के लिए इस प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, और ये आपका सेकेंड ऑप्शन में है भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मृतक को दफनाने के रूप में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यानी इसमें बताना है कि कौन सा सम्मेलन जो है सही नहीं है। ऑप्शन है आपका हड़प्पा, इसके सामने आपका बताया गया है दयाराम साहनी, फिर है लोथल, उसके सामने है एस.आर. राव, सुरकोतका, जिसके सामने है जगपति जोशी, और लास्ट ऑप्शन है धौलावीरा, जिसके सामने मिलान में दिया गया है वी.के. थापर। तो हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता दयाराम साहनी थे, तो ये तो आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला हम देखते हैं लोथल। लोथल के खोजकर्ता भी एस.आर. राव थे, तो ये भी सही उत्तर हो जाता है। तो ये तो चुनना नहीं है, चूंकि इसमें हम लोग को चुनना है जो गलत है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो अगला ऑप्शन है सुरकोतका, जिसके संस्थापक या फिर जिसके खोजकर्ता जगपति जोशी थे,
तो ये भी सही ऑप्शन हो जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं लास्ट ऑप्शन में क्या है। लास्ट ऑप्शन है धौलावीरा, और जिसके खोजकर्ता के रूप में वीके थापर का नाम दिया हुआ है, जो कि अगर हम विचार करें तो धौलावीरा के भी खोजकर्ता जगपति जोशी ही थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धौलावीरा। चूंकि ये जो है मिलान आपको गलत दिया हुआ है और इसे ही आपको चुनना था, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होता है धौलावीरा। इससे रिलेटेड अगर हम एक दो और बातों पे चर्चा करें तो जैसे कि हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे पर अवस्थित था, वही लोथल भोगवा नदी के किनारे था। और लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता में इसलिए भी पढ़ा जाता है चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता का एक तरह से गोदीबारा या फिर बंदरगाहीय नगर के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो आपको ये भी अतिरिक्त जानकारी याद रखना है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्न में से कौन है? ऑप्शन है गज, वृषभ, गैंडा, एक श्रृंगी बैल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एक श्रृंगी बैल हो जाएगा, चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग होने वाले सिक्के जो थे वो एक श्रृंगी बैल के रूप में थे। अगर आप मोहनजोदारो मूवी देखे होंगे तो उसमें भी देखे होंगे कि कैसे विनिमय के साधन के लिए जो है एक श्रृंगी बैल का जो मुहर था उसका प्रयोग किया जाता था, जो कि उस समय का प्रचलित सिक्का था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और उत्तर ऐतिहासिक काल। तो अगर हम इन सभी ऑप्शनों के ऊपर विचार करें तो प्राग ऐतिहासिक काल वह था जिसमें जो है इतिहास को जानने के लिए ना तो हमारे पास कोई लिखित में जो है प्रूफ है और ना ही जो है पुरातात्विक स्रोत है, तो ये तो होगा नहीं। वहीं आते हैं हम लोग दूसरे ऑप्शन के ऊपर जो कि है आद्यैतिहासिक काल। इस ऐतिहासिक काल को जानने के लिए हमारे पास लिखित में भी प्रूफ होता है और पुरातात्विक जो है स्रोत होते हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी यह होती है कि जो लिखित प्रमाण होते हैं उसे जो है अभी तक पढ़ा नहीं गया है, या फिर आप कह सकते हैं कि उसके आधार पर इतिहास लिखा नहीं गया है। तो उसे हम आद्यैतिहासिक काल कहते हैं, जो कि हड़प्पा सभ्यता के लिए भी बहुत ही सटीक बैठता है, क्योंकि हड़प्पा काल की जो लिपि है उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आद्यैतिहासिक काल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहनजोदारो, जहां से बृहद जो है स्नानागार का प्रमाण मिला है। और इसके बारे में तो किताबों में अलग अलग जानकारी भी दी गई है कि इसकी लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, लेकिन वह सब परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, तो उसके ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट या फिर बंदरगाह टाउन कौन सा था? ऑप्शन है आपका कालीबंगा, रोपर, लोथल, मोहनजोदारो। तो अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाहीय नगर की तो वो था लोथल, जहां से हमें गोदीबारा का प्रमाण भी मिलता है और यहीं से मेसोपोटामिया में व्यापार भी होता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। ऑप्शन है अग्नि से, वरुण से, विष्णु से, यम से। यानी इसमें बताना है कि सर्वाधिक जो मंत्र हैं वो किसके लिए जो है उच्चारित किए गए हैं। तो अगर हम सबसे ज़्यादा अगर मंत्रों की बात करें तो वो अग्नि के ऊपर है, जो कि लगभग 250 से अधिक है। और दूसरे स्थान पे अगर हम बात करें तो वो इंद्र देवता से संबंधित है। और तीसरे स्थान पे अगर हम बात करें तो वो वरुण देवता से संबंधित है। चूंकि आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि सर्वाधिक मंत्र जो है किससे संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा अग्नि, जो कि आपका प्रथम ऑप्शन भी है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्न में से कौन सा वेद गद एवं पद दोनों में लिखा है? यानी इसमें बताना है कि जो कविता के माध्यम से और कहानी के माध्यम से दोनों बताया गया हो वो किस जो है वेद से संबंधित है। तो ऑप्शन है आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो यदि आप पढ़ेंगे यजुर्वेद तो उसमें जो है कहानी और कविता दोनों के माध्यम से यज्ञ के बारे में जो है उल्लेख मिलता है, जो कि इसका सही उत्तर भी हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऑप्शन है ऐत्रेय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो अगर हम बात करें ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मणों की तो उनके जो ब्राह्मण थे उनका नाम ऐत्रेय और कौशितस्की है।
तो इसका हालांकि यहाँ पर सही उत्तर तो एतरे हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन फर्स्ट है। वही अगर हम बात करें गोपत ब्राह्मण की, तो वो अथर्ववेद से संबंधित है। और तीसरा एवं चौथा जो ऑप्शन है सतपथ एवं तैतृय ब्राह्मण, जो कि यजुर्वेद से संबंधित है। हालांकि आपको यहाँ ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण की बात कर रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एतरे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वेदांग नहीं है? ऑप्शन है कल्प, निरुक्त, स्मृति, शिक्षा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्मृति, चूंकि ये जो है वेदांग का भाग नहीं है। वहीं अगर हम बात करें वेदांग की, तो इसका तात्पर्य यह हुआ है जिसकी सहायता से हम वेदों को जानते हैं उसे वेदांग कहा जाता है, जो कि 6 है। अगर उसमें हम बात करें तो छंद, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, शिक्षा और व्याकरण आते हैं। तो हालांकि इसमें कहीं भी स्मृति का उल्लेख नहीं है, तो इसका सही उत्तर यहाँ पर स्मृति हो जाएगा, चूंकि इसमें पूछा जा रहा है कि कौन इससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? ऑप्शन है आजीवक, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, लोकायत। मतलब ये जो है विभिन्न धर्म से संबंधित आपको बताया गया है, और उसमें आपको चुनना है कि अनेकांतवाद का दर्शन जो है किस धर्म से संबंधित है। तो अनेकांतवाद की अगर हम बात करें तो वो जैन धर्म से संबंधित है, जिसे सप्तश्रृंगीवाद भी कहते हैं। और इसमें यह बताया गया है कि सत्य का जो है एक रूप ना होकर जो है इसका अलग अलग रूप हो सकता है, यानी जो व्यक्ति जिस चीज़ को देखता है उसे जो है वो सत्य मानता है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है किसी व्यक्ति के द्वारा कि उस व्यक्ति के द्वारा जो देखा गया वो एकमात्र सत्य है। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर जैन धर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है आपका वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु और पाटलिपुत्र। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थल पर हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर लुम्बिनी, जो कि आपके दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन है वैशाली, श्रावस्ती, कौशाम्बी, राजगिरी। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रावस्ती। वही अगर प्रश्न में पूछा जाता कि सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो वो हो जाता सारनाथ। तो यहाँ पर पूछ रहा है सर्वाधिक उपदेश, तो वो हो जाएगा श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है अश्वघोष, महाकश्यप, मोगलीपुत्र तीस और लास्ट ऑप्शन है वसुमित्र। तो तृतीय बौद्ध संगीति जो है पटना में हुआ था और अशोक के काल में हुआ था, और इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोगलीपुत्र तीस। यहाँ पे हम आपको क्विक में बता दें कि 4 बौद्ध संगीति हुई थी, जो कि अलग अलग स्थानों पे हुई थी। जिसमें प्रथम की बात करें तो आजाद शत्रु के काल में हुआ था, जो कि राजगिरी यानी राजगीर में हुआ था, और उस समय इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के काल में हुआ था, जो कि वैशाली में हुआ था, और उस समय इसके अध्यक्ष सर्वकामिनी बने थे। तीसरी की हमने बात किया अशोक के समय में हुआ था, और इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे, जो कि पाटलिपुत्र नामक स्थल पर इसकी संगीति हुई थी। और अंतिम जो संगीति वो कनिष्क के काल में हुआ था, जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। वहीं अगर बात करें उस समय उसके अध्यक्ष की, तो वो वसुमित्र थे, और उस समय एक उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे जिनका नाम अश्वघोष था। तो ये हमने देखा कि चारों जो है संगीति कहाँ कहाँ हुई थी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? ऑप्शन है 317 ईसा पूर्व, 315 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व और 300 ईसा पूर्व। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच एक युद्ध हुआ था, जो कि 305 ईसा पूर्व में हुआ था। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व। इसमें आप देखोगे कि सेल्यूकस निकेटर जब हारता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार और हेरात का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को गिफ्ट भी करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन है वूलर, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स प्रिंसेप, कार्डियर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा, चूँकि 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप।
अगला क्वेश्चन है, आधुनिक देवनागरी लिपि की प्राचीनतम रूप कौन सी है? ऑप्शन है खरोष्ठी, ब्राह्मी, देवप्रिय और लास्ट ऑप्शन है पाली। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। क्योंकि आप अगर लिपि के विकास को समझोगे तो सर्वप्रथम आपको देखने को मिलेगा खरोष्ठी, उसके पश्चात अरमाइक लिपि और उसके पश्चात ब्राह्मी लिपि का विकास होता है और इसके पश्चात कुटिलाक्षर लिपि आता है और इसी का जो अंतिम रूप है वो हमें देवनागरी लिपि के रूप में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। चूँकि देवनागरी लिपि की अगर प्राचीनतम या फिर बेस की अगर हम बात करें तो वो ब्राह्मी लिपि हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? ऑप्शन है चेर वंश, चोल वंश, पांड्य वंश, सातवाहन वंश। तो इसका तो स्पष्ट उत्तर है कि सिमुक जो है सातवाहन वंश के संस्थापक थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सातवाहन वंश। अगला ऑप्शन है, निम्न में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? ऑप्शन है दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल, हुविस्क। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा खारवेल, जो कि कलिंग वाले क्षेत्र से संबंधित थे और इनसे संबंधित हमें जानकारी हाथी गुफा अभिलेख के माध्यम से मिलती है। वहीं अगर हम बात करें तो जैन धर्म के प्रति इनका अत्यधिक झुकाव था, जो कि हमें हाथी गुफा अभिलेख के माध्यम से मिलती है। साथ ही साथ इनके द्वारा कलिंग वाले क्षेत्र में तंसूरी नहर का निर्माण भी करवाया गया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसे भी जो है आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। ऑप्शन है आपका आम्भी, पुरु या पोरस, चंद्रगुप्त मौर्य और लास्ट ऑप्शन है महापद्म नंद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा पोरस। चूँकि झेलम नदी के तट पर 326 ईसा पूर्व के आसपास जब सिकंदर का आक्रमण भारत के ऊपर होता है, उस समय पोरस से इनका एक युद्ध होता है जिनका नाम हाइडे स्पीसीज भी कहा जाता है। और इस युद्ध में जो है राजा पोरस की हालांकि हार हो जाती है, लेकिन जब सिकंदर के द्वारा यह प्रश्न किया जाता है कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, तो इन्होंने अपने साहस का परिचय देते हुए सिकंदर के सामने डरे नहीं और उन्होंने कहा कि जो एक राजा के साथ व्यवहार होना चाहिए वही व्यवहार उनके साथ किया जाना चाहिए। इस बात से प्रभावित होकर सिकंदर ने इनके राज्य को भी हालांकि लौटा दिया था और इनसे काफ़ी प्रभावित भी हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर राजा पोरस। अगला क्वेश्चन है, तृतीय संगम कहाँ हुआ था? यानी दक्षिण भारत में जो 3 संगम हुए हैं और संगम साहित्य की जो रचना हुई है उसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपका अरिकमेडु, इर्नाकुलम, मदुरई और लास्ट ऑप्शन है तूतीकोरिन। तो अगर हम बात करें संगम की तो 3 संगम हुए हैं जैसा कि हमने बताया। प्रथम और तृतीय संगम मदुरई में हुआ था और वही अगर हम द्वितीय संगम की बात करें तो वो कपाटपुरम में हुआ था। यहाँ पर तीसरा संगम के बारे में पूछा जा रहा है, तो जो कि सही उत्तर हो जाएगा आपका मदुरई। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? ऑप्शन है विक्रमादित्य, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय, जो कि बहुत ही महान शासक माने जाते हैं और इन्होंने कई युद्धों को लड़ा था और इसमें वो विजित ही रहे थे। इनका संघर्ष हर्षवर्धन के भी साथ हुआ था और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने हर्षवर्धन को पराजित भी किया था। तो आइए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? ऑप्शन है मौर्य वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, शुंग वंश। तो अगर हम बात करें हुनों के आक्रमण की तो वो सर्वाधिक गुप्तों के समय में हुआ था। इसमें अगर आप गुप्त काल को ठीक से पढ़े होंगे तो उसमें आपको याद भी होगा कि स्कंदगुप्त जो था उसने हुनों को पराजित भी किया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गुप्त वंश। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त द्वितीय और लास्ट ऑप्शन है हर्षवर्धन। तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि उसने जो है 40 से अधिक लड़ाइयाँ लड़ी थी और लगभग इन्होंने अपने सभी लड़ाइयों में अपने विपक्षियों को पराजित किया था। इस वजह से इनकी तुलना जो है नेपोलियन से की जाती है। हालांकि इसकी तुलना उल्टा किया गया है, क्योंकि आप देखोगे तो समुद्रगुप्त का काल जो है पहले आता है, बाद में नेपोलियन आया है। लेकिन चूंकि इतिहास जो है अंग्रेजों के द्वारा लिखा गया था
तो उन्होंने जो है अपने जो है आधार पर इस बात की व्याख्या की है। वहीं अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ऑप्शन है मौर्य वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश, मगध वंश। तो अगर हम स्वर्ण काल की बात करें तो वो गुप्त वंश से संबंधित है, क्योंकि इस काल में आप देखोगे तो स्थापत्य और कला के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा जो है विकास हुआ है और बहुत सारे जो है मंदिरों का भी निर्माण हुआ है। तो इन सभी वजहों से कुछ इतिहासकार गुप्त काल को स्वर्ण युग भी नाम देते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल। अगला क्वेश्चन है हर्ष के सिक्कों पर किस देवी देवता का अंकन मिलता है? ऑप्शन है अवलोकितेश्वर, तारा, सूर्य, शिव पार्वती। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा शिव पार्वती, क्योंकि उनके जो है सिक्के पर देवी देवता जो कि हिंदू धर्म से संबंधित थे, शिव और पार्वती, उनका अंकन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है कन्नौज, पाटलिपुत्र, प्रयाग, थानेश्वर। अगर हम बात करें हर्षवर्धन की काल की तो वो लगभग 606 से लेकर 647 ईस्वी तक मानी जाती है। हालांकि इसके जो भाई थे और इनके जो पूर्वज थे वो थानेश्वर नामक स्थल पर जो है शासन कर रहे थे। लेकिन आप देखोगे कि जब हर्षवर्धन शासक बनता है तो वो कन्नौज वाले क्षेत्र से जो है शासन करना आरंभ कर देता है, क्योंकि इससे पहले उनकी बहन जिनका नाम राजश्री था, उनके हस्बैंड की हत्या जो है शशांक के द्वारा करवाया जाता है, जिस कारण हर्षवर्धन के द्वारा कन्नौज के ऊपर शासन किया जाता है और उसके माध्यम से जो है अपने साम्राज्य को जो है चलाने का काम किया जाता है। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा कन्नौज। और कन्नौज इतिहास में इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात त्रिपक्षीय संघर्ष भी देखने को मिलता है, जो कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीचों में। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि पाटलिपुत्र के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शहर भी हो जाता है कन्नौज, तो इसलिए भी ये थोड़ा इतिहास में इम्पोर्टेंट हो जाता है। हालांकि यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि हर्ष की साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो वो हो जाएगा आपका कन्नौज, चूँकि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी जो है कन्नौज को बनाया था। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि मेहरौली के लौह स्तंभ लेख में उल्लेखित राजा का नाम क्या है? ऑप्शन है कुबेर, समुद्र, कनिष्क और चंद्र। तो अगर आप देखोगे तो मेहरौली का जो लौह स्तंभ है उसमें चंद्र नाम का उल्लेख मिलता है और इतिहासकार इसे चंद्रगुप्त द्वितीय से जो है मेल करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्र, चूंकि इसमें ऑप्शन में आपका दिया हुआ है चंद्र, और इसका अगर पूरा नाम बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मदुरई, पुटुकोट्टे, श्रीरंगम, तंजावुर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मदुरई। मदुरई को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और आप देखोगे तो यहीं पे मीनाक्षी मंदिर भी बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मदुरई। अगला क्वेश्चन है द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी? ऑप्शन है गंग, काकतीय, होयसल, कादम्ब। तो अगर हम बात करें द्वार समुद्र की तो यह होयसल वंश की राजधानी थी। तो इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा होयसल। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? ऑप्शन है अलप्तगीन, महमूद गजनबी, सुबुक्तगीन, इस्माइल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है अलप्तगीन, चूँकि गजनी वंश जो कि अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में था उसके संस्थापक अलप्तगीन था। उसके बाद उसके जो अगले उत्तराधिकारी होते हैं उनके दामाद सुबुक्तगीन बनते हैं, और उसके बाद की अगर हम बात करें शासकों की तो वो महमूद गजनबी बनते हैं, जो कि बाद में भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण भी करते हैं। तो इसका जो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अलप्तगीन। अगला क्वेश्चन है युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई वो कौन सी थी? ऑप्शन है तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन की अगर युद्ध की बात करें तो प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ है, और ये जो है मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। हालांकि इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, लेकिन फिर भी जो है मोहम्मद गौरी हार नहीं मानता है और पुनः 1192 ईस्वी में फिर से एक बार जो है पृथ्वीराज चौहान के ऊपर हमला किया जाता है, जिसे तराइन का द्वितीय युद्ध भी कहते हैं। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जीतता है और इसके पश्चात से ही जो है मुस्लिम सत्ता जो है भारत में स्थापित हो जाती है।
तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध। अगला क्वेश्चन है चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी, जयचंद एवं मोहम्मद गौरी, जयपाल एवं महमूद गजनबी, पृथ्वीराज चौहान एवं जयचंद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा जयचंद एवं मोहम्मद गौरी। ये युद्ध जो है 1194 ईस्वी में हुआ था, जो कि कन्नौज में उस समय शासन कर रहे थे जयचंद। इनको मोहम्मद गौरी के द्वारा पराजित किया जाता है। इसके पश्चात से ही आप देखोगे कि मोहम्मद गौरी जो है पूरे जो है दिल्ली सल्तनत पर जो है कब्जा करने में सफल हो जाता है। हालांकि वो दिल्ली पे जो है कभी शासन नहीं किया, उसने अपने गुलाम जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था उसे जो है दिल्ली की गद्दी सौंप के जो है वो पुनः जो है गजनी लौट जाता है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन। हालांकि इसमें अगर सभी ऑप्शनों पर विचार करें तो सभी तो मुस्लिम शासक ही थे, लेकिन प्रथम मुस्लिम शासक कहा जा रहा है। तो अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो उसके ऊपर सर्वप्रथम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है शासन किया गया था। इससे पहले हालांकि मोहम्मद गौरी के द्वारा भारतीय क्षेत्र को जीता अवश्य गया था, लेकिन उसने अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत के ऊपर जो है शासन करने के लिए छोड़ दिया था और वो पुनः वापस अपने क्षेत्र में लौट जाता है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है प्रथम इलबरी शासक कौन था? आपका ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक और लास्ट ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक। तो अगर हम बात करें इलबरी शासक की तो इलबरी शासक के रूप में जो है इल्तुतमिश को जाना जाता है। इसलिए आप देखोगे तो दिल्ली सल्तनत को जो है इलबरी वंश या फिर गुलाम वंश भी कहा जाता है, और आप देखोगे तो इसी का अन्य नाम मामलुक वंश भी है, क्योंकि इसका अर्थ होता है दास। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। तो अगर हम बात करें बलबन के बारे में तो उनके बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। इसके पीछे का कारण यह है कि बलबन ने जो है अपने शासन को स्थापित करने के लिए और सुल्तान का पद जो है प्रतिष्ठित हो, इसके लिए काफ़ी कठोर नीति अपनाया था। जैसे कि उनके समय में जो भी विद्रोह हुए थे उनको जो है कठोरतापूर्वक दबाया गया था। तो इस वजह से इन्हें जो है रक्त एवं लौह की नीति अपनाने वाले शासक के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा बलबन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसको 1000 दिनारी की पदवी दी जाती है? ऑप्शन है आपका अल्प खां, मलिक काफूर, नुसरत खां, जफर खां। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मलिक काफूर, चूँकि अलाउद्दीन खिलजी के समय में इसे जो है गुजरात वाले क्षेत्र से लाया गया था और ये इतना वीर था कि ये जितने भी युद्ध लड़े हैं आप देखोगे कि इसके नेतृत्व में लगभग सभी युद्ध को जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जीता है और इसे जो है 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसे 1000 दिनारी की पदवी भी दिया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मलिक काफूर। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने उत्पादन के 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, चूँकि इन्होंने अपने भू राजस्व व्यवस्था में सुधार भी करवाया था और बाद में इन्होंने अपने राजस्व की दर 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी कहाँ ले गया था? ऑप्शन है दौलताबाद, कालिंजर, कन्नौज, लाहौर। तो अगर आप मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़े होंगे तो इनके 5 योजना थे जो कि पांचों विफल हो गए थे। उसमें इसकी जो सबसे पहला चर्चा होती है उसने जो है दिल्ली से राजधानी अपने दौलताबाद ले गए थे। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दौलताबाद, चूँकि उसने अपनी राजधानी दिल्ली से परिवर्तन करके दौलताबाद करना चाहा था ताकि ये उत्तर एवं दक्षिण भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दौलताबाद। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, अकबर और औरंगजेब। जहाँ तक अगर हम ऑप्शन पे आएँ तो अकबर और औरंगजेब वो तो दिल्ली सल्तनत से संबंधित नहीं थे। अब ऑप्शन बचता है अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक।
तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में आप देखोगे तो इन्होंने जो है धार्मिक नीति को कमोबेश दरकिनार करने की कोशिश किया था। वहीं अगर हम बात करें फिरोज शाह तुगलक की, तो इन्होंने जो है इस्लाम धर्म के प्रति थोड़ा ज़्यादा झुकाव दिया था और बाद में इन्होंने जो है ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस सुल्तान ने सल्तनत की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की? ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, सिकंदर लोदी, अकबर। तो अगर हम बात करें राजधानी परिवर्तन की, तो एक तो हमने पढ़ा था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से जो है दौलताबाद लाया था। दूसरी तरफ आप देखोगे तो सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से परिवर्तित करके आगरा लाया था, क्योंकि इसने आगरा शहर को खुद से जो है निर्मित भी करवाया था। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित नहीं किया गया था? ऑप्शन है कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अलाई दरवाज़ा। अगर हम अलाई दरवाज़ा को छोड़ दें तो बाकी जितने भी इसमें बनाए गए हैं स्मारक या फिर आप कह सकते हो स्थापत्य, उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अलाई दरवाज़ा। चूँकि अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाई दरवाज़ा। तो इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे कि कैसे जो है यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हम लोगों ने भी इसी पैटर्न पर पढ़ने का प्रयास किया। हालांकि हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि 100% जो हम लोग पढ़े हैं उसी से प्रश्न आएगा, लेकिन हम लोगों ने जितना कवर किया है उससे जो है कमोबेश 70 to 80% जो है आप क्वेश्चन को करने में सक्षम हो जाएंगे। तो आइए इससे रिलेटेड और भी कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? ऑप्शन है अमीर हसन, जायसी, अमीर खुसरो, फैजी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अमीर खुसरो। चूँकि आप देखोगे तो इनके पास हिंदी और फारसी, इसलिए इनको हिंदुस्तान का तोता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। चूँकि 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दोनों भाइयों ने मोहम्मद बिन तुगलक से जो है अलग हटते हुए एक अलग जो है राज बनाया था, जिसका नाम उन्होंने विजयनगर साम्राज्य रखा था। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, चूँकि इन्हीं के काल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के खंडहर कहाँ प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी। तो अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य की, तो वो कर्नाटक वाले क्षेत्र में थे और कर्नाटक की एक जो है स्थल है जिसका नाम हम्पी है, उसी से संबंधित है विजयनगर साम्राज्य। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हम्पी, जो कि कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज किसके दरबार को अलंकृत करते थे? ऑप्शन है कृष्णदेव राय, देवराय द्वितीय, तिरुमल राय और अच्युत राय। तो इसमें जो प्रश्न पूछा जा रहा है अष्टदिग्गज, यानी इसमें आपको ये बताना है कि अष्टदिग्गज यानी 8 जो है महान लोग वो किनके दरबार में हुआ करते थे और इस प्रकार की जो है पदवी किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम बात करें कृष्णदेव राय की, तो उनके दरबार में अष्टदिग्गज यानी 8 वे लोग थे जिनके माध्यम से राजकाज को संचालित किया जाता था, इसलिए इन्हें अष्टदिग्गज भी नाम दिया गया था। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा कृष्णदेव राय। वहीं अगर यहाँ पर आपको थोड़ा सा घुमा दिया जाता और पूछ दिया जाता कि अष्टप्रधान किससे संबंधित था, तो वो हो जाता मराठा साम्राज्य से, क्योंकि आप देखोगे कि मराठा साम्राज्य में जो है अष्टप्रधान की कल्पना की गई थी और उसी में जो सरप्रमुख होता था उसे पेशवा कहा जाता था। हालांकि यहाँ पर अष्टदिग्गज पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णदेव राय। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि भक्ति आंदोलन को आरंभ किया गया था। ऑप्शन है आपका अलवार संतों के द्वारा, सूफी संतों के द्वारा, सूरदास के द्वारा, तुलसीदास के द्वारा। तो अगर हम बात करें भक्ति आंदोलन की शुरुआत, वो तो हालांकि रामानुजन के द्वारा किया गया था, लेकिन दक्षिण भारत में इसका जो प्रारंभ हुआ था वो अलवार संतों के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा अलवार संत। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन है आगरा में, कालिंजर में, रोहतास में, सासाराम में।
तो अगर हम यहाँ पर बात करें शेरशाह की मृत्यु की, तो वो 1545 ईस्वी में हुई थी, जो कि कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में हुआ था। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि इसका उत्तर हो जाएगा कालिंजर। अगला क्वेश्चन है, अकबर के राजकाल में निम्न में से कौन सी दरबारी भाषा थी? ऑप्शन है हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी। तो अगर हम बात करें संपूर्ण मुगल काल की, तो उसमें आपको कमोबेश फारसी भाषा ही राज दरबार के रूप में देखने को मिलेगी, चाहे वो अकबर हो या फिर शाहजहां हो। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा फारसी भाषा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। तो अगर हम बात करें ब्रिटिश लोग जो कि भारत में आए थे, तो उसमें दो का नाम सबसे प्रमुख है, सर थॉमस रो और हॉकिंस, जो कि हॉकिंस सबसे पहले आया था, बाद में सर थॉमस रो आया था। ये दोनों व्यक्ति जो है वो जहांगीर के काल में भारत आए थे। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। अगला क्वेश्चन है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेवा में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। तो अगर हम बात करें सर्वाधिक हिंदू मनसबदार की, तो वो आपको औरंगजेब के काल में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसका स्पष्ट है कि इसका उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है, जजिया किसके काल में पुनः लगाया गया था? ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा औरंगजेब, चूंकि इसके द्वारा पुनः जजिया कर को लगाया गया था। वहीं बात करें हम जजिया कर हटाने की, तो 1564 ईस्वी में अकबर के द्वारा यह हटाया गया था। हालांकि यहाँ पर यह हटाने वाली बात नहीं पूछ रहा है, बल्कि जो दोबारा लगाया गया था उससे संबंधित प्रश्न बनाया गया है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल सम्राट के काल में हुआ था? ऑप्शन है बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह और जहांदार शाह। तो अगर हम बात करें नादिर शाह के आक्रमण की, तो वो लगभग 1739 ईस्वी में हुआ था, और इस समय भारत में जो शासन कर रहे थे उनका नाम था मोहम्मद शाह। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? ऑप्शन है आसफउद्दौला, सआदत खां, शुजा-उद-दौला, सफदरजंग। तो अगर हम बात करें अवध साम्राज्य के संस्थापक की या फिर प्रथम नवाब की, तो वो सआदत खां थे। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा सआदत खां। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? ये तो आप लोग जानते भी होंगे, फिर भी हम आपको एक ऑप्शन दे देते हैं, सासाराम, दिल्ली, कालिंजर, सोनागांव। तो आप लोग को तो पता ही होगा कि बिहार के सासाराम नामक स्थल पर इसका जो है मकबरा है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर सासाराम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? ऑप्शन है ख्वाजा अब्दुल समद, सैयद अली तिरबजी, अगला है बसावन और लास्ट ऑप्शन है मंसूर। तो अगर हम बात करें मंसूर की, तो ये जहांगीर के काल से संबंधित था। बाकी तीनों जो चित्रकार का नाम दिया हुआ है वो अकबर के काल से संबंधित है, और यहाँ पर आपको पूछा भी जा रहा है जहांगीर के काल से, तो इसका उत्तर हो जाएगा मंसूर। इन्हें उस्ताद मंसूर भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक अच्छे जो है चित्रकार थे और पक्षियों का चित्रांकन करने में ये जो है ज़्यादा सक्षम माने जाते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा उस्ताद मंसूर या फिर मंसूर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो आपको ये जानकारी होगी भी कि औरंगजेब के द्वारा जो है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। तो इसका सही उत्तर औरंगजेब हो जाएगा। और अगर वही पूछता आपसे कि आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था, तो वो हो जाता शाहजहां। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? ऑप्शन है अनारकली का मकबरा, एतमा-उद-दौला का मकबरा, रबिया-उद-दौरानी का मकबरा और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो औरंगजेब के द्वारा एक मकबरा बनाया गया था अपनी पत्नी के याद में, जिसे राबिया-उद-दौरानी की मकबरा भी कहते हैं, और ये काला संगमरमर का प्रयोग करके बनाया गया था। तो ये द्वितीय ताजमहल भी कहलाता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा राबिया-उद-दौरानी का मकबरा। तो अगर आप इन सभी प्रश्नों को आप देख पा रहे होंगे, तो आपको लग रहा होगा कि कोई भी जो है उतना कठिन प्रश्न पूछा नहीं जाता है। आपने अगर ठीक ढंग से पढ़ा है तो आप जो है उसे करने में आसानी से सक्षम हो जाएंगे, और इसमें जो है आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है।
जो आपने पढ़ रखा है उसी से कहीं ना कहीं जो है रिलेट करके प्रश्न बनाया जाएगा। तो आपको जो है घबराना नहीं है और पहले जो है आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद जो है एक एक करके ऑप्शन देखना है और स्थिर होकर आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है और फिर जो है सही उत्तर के ऊपर आपको पहुंचना है। तो आइए आगे भी कुछ प्रश्न हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो अगर हम बात करें फोर्ट विलियम की, हालांकि ये जो अब जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ये मॉडर्न इंडिया से अब आ गया। हम लोगों ने मेडाइवल और एंशिएंट को कवर कर लिया। अब जो है मॉडर्न इंडिया में लगभग 40 क्वेश्चन है, तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं। चूँकि हम लोगों ने 100 क्वेश्चन का टारगेट रखा है, जिसमें 30-30 क्वेश्चन जो है एंशिएंट और मेडाइवल से कर रहे हैं और 40 क्वेश्चन जो है हम लोग मॉडर्न को देंगे। चूँकि यहाँ पर हम इसलिए 40 रख रहे हैं, चूँकि यूपीपीसीएस हो या फिर कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो तो मॉडर्न इंडिया पे जो है ज़्यादा फोकस किया जाता है और इसी से जो है ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा वेटेज जो है मॉडर्न इंडिया को दिया है। तो हम लोग यहाँ पे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि फोर्ट विलियम किस राज्य में अवस्थित है? तो अगर हम बात करें फोर्ट विलियम की तो वो पश्चिम बंगाल में है और ये हम लोगों ने पढ़ा था जबकि अंग्रेज का भारत आगमन होता है तो उसने अपने फैक्ट्री को किलाबंदी जब करना आरंभ किया था तो उसी दौरान पश्चिम बंगाल में फोर्ट विलियम नामक किला बनाया था। और आगे हम लोगों ने इसमें तो पढ़ा भी था कि जब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच जब विवाद हो जाता है तो इसी के पश्चात प्लासी का युद्ध भी होता है। तो हालांकि हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर जब प्रश्न आया तो हम लोगों ने इसे एक बार फिर से आपको रिकॉल कराने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल में किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था? ऑप्शन है अबुल फजल, उर्फी, फैजी, नाजिरी। तो अगर हम बात करें महाभारत और रामायण के अनुवाद की तो ये अकबर के काल में करवाया गया था और उस समय अनुवाद विभाग में फैजी और बदायूनी कार्यरत थे। इनके द्वारा महाभारत एवं रामायण का फारसी में अनुवाद करवाया गया था। तो हालांकि यहाँ पे बदायूनी तो ऑप्शन में नहीं है, फैजी है, तो यहाँ पे फैजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को पराजित किया था? ऑप्शन है अफगानों ने, अंग्रेजों ने, मुगलों ने, रोहिलों ने। तो अगर हम बात करें तृतीय पानीपत के युद्ध की तो वो 1761 ईस्वी में हुआ था, जो कि अफगान एवं मराठा के बीच लड़ा गया था। वहीं अगर हम बात करें अफगान शासक की तो उस समय अहमद शाह अब्दाली के द्वारा जो है भारत के ऊपर हमला किया गया था और उस समय मराठा जो सरदार थे उनका नाम था बालाजी बाजीराव, जो कि पराजित हो गए थे और इनकी जो है इस समय मृत्यु भी हो जाती है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अफगान शासक। अगला क्वेश्चन है सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? ऑप्शन है प्लासी, बक्सर, मुंगेर, वांडीवास। तो प्लासी का युद्ध जो कि 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, इसमें सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव से पराजित होता है और इसी के बाद से कमोबेश आप देखोगे तो बंगाल का शासन जो है अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है और उन्होंने यहाँ से कठपुतली नवाब बनाना आरंभ कर दिया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लासी का युद्ध। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? ऑप्शन है 1853, 1854, 1855 और 1856। तो अगर हम बात करें अवध के विलय की तो 1856 ईस्वी में हुआ था और ये डलहौजी के काल में हुआ था। और इसमें सबसे हास्यास्पद बात है कि अवध में जब कोई उनके पास ऑप्शन नहीं बचा था तो उन्होंने कुशासन का आरोप लगाते हुए अवध को अपने राज्य में विलय कर लिया था। अगला क्वेश्चन है मद्रास में रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, विंगटे, क्लाइव और मुनरो। तो अगर हम बात करें रैयतवाड़ी व्यवस्था की तो इसके तहत तो यह किया गया था कि मद्रास के महालवाड़ नामक स्थल पर जो है इस व्यवस्था को लागू किया गया था, जो कि संपूर्ण ब्रिटिश भारत का 51% क्षेत्र कवर होता था और उस समय वहाँ के जो गवर्नर थे उनका नाम था हेक्टर मुनरो। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मुनरो। अगला क्वेश्चन है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? ऑप्शन है बंगाल, अवध, बिहार, राजस्थान। तो अगर हम बात करें सर्वाधिक संख्या में अगर भाग लेने वाले सेनाओं की या फिर लोगों की तो इसमें हो जाएगा अवध और यहीं से जो है सर्वाधिक मात्रा में विरोध भी हुआ था। तो इसका सही उत्तर यहाँ पे होगा अवध। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाया था? ऑप्शन है आपका बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल,
बालाजी बाजीराव, रानी लक्ष्मीबाई। तो अगर हम बालाजी बाजीराव को छोड़ दें तो बाकी जितने भी अगर ऑप्शन हैं वो सही हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बालाजी बाजीराव, चूँकि इन्होंने जो है 1857 की क्रांति में कोई भूमिका नहीं निभाया था। अगर हम बात करें बहादुर शाह जफर की तो वो दिल्ली से, बेगम हजरत महल जो है लखनऊ से, और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से अपना योगदान दिया था। तो ये तीनों तो योगदान दिए ही थे, तो जो नहीं दिए थे उन्हें यहाँ पर चुनना था। अगला क्वेश्चन है मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन है बिरसा, कान्हू, तिलका मांझी, सिद्धू। तो बिरसा मुंडा जो है इसके नेता थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिरसा मुंडा। अगला क्वेश्चन है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1784, 1800, 1857, 1919। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जिसकी स्थापना 1784 ईस्वी में किया गया था, और इसका पर्पस ये था कि भारतीय जो ग्रंथ हैं उसका अनुवाद जो है अंग्रेजी में किया जाए, ताकि जो है अंग्रेजों को भारतीय परिस्थिति की समझ हो और वो यहाँ पर अपना शासन को जो है बेहतरीन रूप से जो है संचालित कर सके। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर 1784 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, रामानुज, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद। तो वेदों की जहाँ तक बात करें तो इनके पुनरुत्थान में दयानंद सरस्वती का जो है बहुत बड़ा योगदान था, और हालांकि इनके द्वारा नारा भी दिया गया था कि वेदों की ओर लौटो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना का वर्ष कौन सा है? ऑप्शन है 1865, 1870, 1875 और 1880। तो अगर हम बात करें आर्य समाज की तो ये 1875 में हुआ था स्थापना, और इनकी स्थापना का श्रेय दयानंद सरस्वती को जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1875। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय। तो इसका सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। इसमें हम डिटेल्स इसलिए नहीं जा रहे हैं कि ये आप लोग जानते भी होंगे और हमने पीछे पढ़ा भी रखा है, तो इसलिए जो हम लोगों ने पहले व्याख्या कर रखा है उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा डिटेल से नहीं जाते हैं, और ये क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ने के दौरान भी देखा था, तो यहाँ पर हम लोग इसके गहराई में नहीं जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, हेनरी बेबियन डेजरियो, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राजा राम मोहन राय। तो अगर हम बात करें बंगाल में हुए आंदोलन की तो उसमें यंग बंगाल जो है नामक संस्था बनाया गया था, जो कि हेनरी बेबियन डेजरियो के द्वारा, और इनके द्वारा जो है भारत में पश्चिमी शिक्षा का जो है पुरजोर समर्थन किया गया था, और इन्हें लगता था कि पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से ही जो है भारत को आज़ादी जो है दिलाया जा सकता है, क्योंकि वो जो है जब पश्चिमी शिक्षा को जानेंगे तो वो अपने संवैधानिक अधिकारों की अंग्रेजों के सामने मांग रखेंगे और उन्हें बाद में जो है झुकना पड़ेगा। तो इसका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हेनरी बेबियन डेजरियो। अगला क्वेश्चन है भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और केशव चंद्र सेन। तो अगर हम बात करें भारतीय ब्रह्म समाज की तो इसकी स्थापना करने का श्रेय केशव चंद्र सेन को जाता है। जब देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच विवाद हो जाता है तो वो ब्रह्म समाज से अलग हटकर भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है सीवुड, मैकाले, जेम्स मिल, कार्नवालिस। तो अगर हम बात करें फिल्ट्रेशन या फिर विप्रेशन का सिद्धांत, इसे देने वाले थे लॉर्ड मैकाले, और इनका मानना था कि शुरुआत में कुछ भारतीयों को शिक्षित किया जाएगा, उसके पश्चात उनका कर्तव्य होगा कि शेष भारतीयों को वो शिक्षा देने का काम करे। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। अगला क्वेश्चन है सैडलर आयोग किससे संबंधित है? ऑप्शन है न्यायपालिका, राजस्व, शिक्षा, पुलिस प्रशासन। तो सैडलर आयोग 1917 में गठित किया गया था, जो कि शिक्षा से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन सिविल सर्विसेज में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसके जो ऑप्शन हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मधुसूदन दत्त, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस। तो आईसीएस जिसे इंडियन सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है, उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर के जो बड़े भाई थे उनका नाम सत्येंद्र नाथ टैगोर था। उन्होंने सबसे पहले जो है इसमें सफलता हासिल की थी। तो ऑप्शन के अनुसार तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है, और हमारा जो सही उत्तर होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो अगर हम बात करें इंडियन एसोसिएशन की, इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके पीछे आप देखोगे कि 1885 ईस्वी का कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, उसमें इसी वजह से सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा भाग नहीं लिया गया था, चूँकि वो अपने संस्था इंडियन एसोसिएशन में जो है भाग ले रहे थे। तो इसका सही उत्तर हम लोगों ने देखा कि एस.एन. बनर्जी बोले या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी बोले। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 ईस्वी में महासचिव कौन थे? ऑप्शन है आपका ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी या फिर वेमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक या फिर महासचिव के, तो उनका नाम ऑक्टिले ह्यूम था, या फिर जिसे शॉर्ट पे हम ए.ओ. ह्यूम भी कहते हैं। ये जो है एक ब्रिटिश अधिकारी थे सिविल सेवा से जुड़े हुए, जो रिटायर होने के बाद जो है भारत में एक ऐसी संस्था बनाना चाहते थे जिसके माध्यम से वो सरकार के समक्ष जो है अपनी मांगों को प्रस्तुत कर सके। तो इसलिए उनके द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए.ओ. ह्यूम। तो ऐसे आप देख रहे होंगे प्रश्न को देखकर कि ऐसा कोई भी हम लोग जो है अलग से प्रश्न मतलब नहीं बता रहे हैं, बल्कि जो पहले पूछा जा चुका है मतलब यूपीपीसीएस में, वही हम लोग जो है आपके समक्ष रख रहे हैं। और आपने अगर सही ढंग से पढ़ा होगा तो आपको लग रहा होगा ये बिल्कुल इजी है और आप कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे प्रश्न क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया? ऑप्शन है एनी बेसेंट, ए.सी. मजूमदार या फिर जिनका नाम है अंबिका चरण मजूमदार, बाल गंगाधर तिलक, जे.बी. कृपलानी। एनी बेसेंट तो 1917 में बनी थी अध्यक्ष, ए.सी. मजूमदार ये भी बन चुके हैं, जे.बी. कृपलानी ये तो आज़ादी के समय अध्यक्ष थे, और बाल गंगाधर तिलक की बात किया जाए तो ये कभी भी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए थे। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है एम.जी. रानाडे, इनका पूरा नाम है महादेव गोविंद रानाडे, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक। तो गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम एम.जी. रानाडे या फिर महादेव गोविंद रानाडे थे। वहीं अगर इसमें आपको ये पूछा जाता कि गांधी जी के गुरु कौन थे, तो वे थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये हमारा हो जाएगा आपका सही उत्तर कि एम.जी. रानाडे इसके जो है गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं हम लोग। बंगाल विभाजन जो कि कर्जन के समय में हुआ था, वो कब रद्द किया गया था? ऑप्शन है 1911, 1912, 1913 और 1914। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी को हुआ था, जो कि लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था। तो रद्द करने की बात किया जाए तो 1911 ईस्वी में किया गया था, और इस समय जो बंगाल के गवर्नर थे उनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। हालांकि इस समय अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा था, चूंकि शासन अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में थी। तो यहाँ पर चूंकि पूछ रहा है कब, तो यहाँ पे हो जाएगा 1911 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंधित है? ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, लाला हरदयाल। तो अगर हम बात करें इनकलाब जिंदाबाद की, तो इसका नारा जो है भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भगत सिंह। अगर वहीं दिल्ली चलो की नारा या फिर तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा पूछ लिया जाए, तो इस नारा को जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। हालांकि यहाँ पे पूछ रहा है इनकलाब जिंदाबाद, तो हो जाएगा आपका भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है बम का दर्शन लेख किसने लिखा था? ऑप्शन है भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, भगवती चंद्र बोहरा और राम प्रसाद बिस्मिल। बम का सिद्धांत जो है ये 1930 ईस्वी में दिया गया था, और HSRA के जो एक सदस्य थे जिनका नाम था भगवती चरण बोहरा, इनके द्वारा दिया गया था। और ये इसलिए दिया गया था चूँकि गांधी जी के द्वारा जो है अहिंसा का जो है सिद्धांत दिया जा रहा था, और क्रांतिकारियों को जो है हिंसक गतिविधि से जो है दूर रखने के लिए वो प्रयास कर रहे थे। तो इसी के जवाब में भगवती चरण बोहरा के द्वारा जो है बम का दर्शन नामक एक पुस्तक या फिर कह सकते हैं लेख लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी?
ऑप्शन है लियाकत अली, चौधरी खलू उज्जान, मोहम्मद अली जिन्ना, फामिता जिन्ना। तो अगर हम बात करें 1940 ईस्वी के मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन की, तो इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था और इसी समय आप देखोगे कि अलग से पाकिस्तान की मांग रखी गई थी। हालांकि इसकी चर्चा हम लोगों ने पढ़ने के क्रम में भी किया है, अगर आपने पूरा क्लास देखा हो तो शायद आपको याद भी होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन है दिल्ली दरबार कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन है 1913, 1912, 1911, 1910। तो दिल्ली दरबार की घोषणा 1911 में किया गया था। ये जो है आप जानते होंगे, अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मुखर्जी नगर में एक जगह है जिसका नाम है कोरोनेशन पार्क। इसी कोरोनेशन पार्क में जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1911। अगला क्वेश्चन है किसने 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच समझौता करवाया था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। अगर हम बात करें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता की, तो इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है और इसको समझौता करवाने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। वहीं अगर यहाँ पे ट्विस्ट करके क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता कि मुस्लिम लीग के कौन से सदस्य जो है इसमें सहायता में मदद किए थे, तो वो हो जाता मोहम्मद अली जिन्ना। चूंकि इसमें अलग से मुस्लिम लीग नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर सीधा सा हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है 1915-16 ईस्वी में होम रूल आंदोलन किनके द्वारा जो है आरंभ किया गया था? ऑप्शन है तिलक एवं बेसेंट, तिलक एवं अरविंद घोष, तिलक एवं लाला लाजपत राय, तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल। तो अगर हम बात करें होम रूल आंदोलन की, तो इसका अर्थ था कि भारतीयों को जो है स्वशासन दे दिया जाए। इसका आरंभ करने का श्रेय एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक को जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में शुरू किया था, हालांकि बंबई को छोड़कर, लेकिन एनी बेसेंट ने मद्रास में जो है इस प्रकार के आंदोलन का आरंभ किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि तिलक एवं एनी बेसेंट है। अगला क्वेश्चन है कि गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? ऑप्शन है रस्किन, थोरो, टॉल्स्टॉय, उपर्युक्त में से सभी। तो गांधी जब अफ्रीका में थे तो उसी समय से जो है ये तीनों व्यक्ति से वो प्रभावित थे और उनके जो भी सत्याग्रह या फिर अहिंसा जैसे जो शब्द देखने को मिलते हैं, उनमें कहीं ना कहीं इन तीनों जो है दार्शनिकों का योगदान माना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में सभी। अगला क्वेश्चन है हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी या फिर किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, जगजीवन राम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा महात्मा गांधी। चूंकि 1932 ईस्वी के पश्चात जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है हरिजन के उद्धार में लग गए थे और इनके द्वारा एक अलग से संस्था बनाई गई थी जिनका नाम था हरिजन सेवक संघ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? ऑप्शन है 1919, 1920, 1921, 1922। अगर हम बात करें रॉलेट एक्ट की, तो ये 1919 में पारित किया गया था और इस कमेटी के जो अध्यक्ष बने थे उनका नाम था सिडनी रॉलेट। ये कानून जो है 1919 में इसलिए पारित किया गया था चूंकि भारतीयों के द्वारा जो है स्वशासन की मांग की जा रही थी, तो उसे दबाने के लिए जो है अंग्रेजों ने इस अधिनियम को पारित किया था। इसी के पश्चात आप देखोगे कि गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह किया जाता है और उसी के दौरान आप देखोगे कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर नामक स्थल पे जलियांवाला बाग भी हत्याकांड होता है। हालांकि हम लोगों ने जब चैप्टर पढ़ रहा था तो इसे विस्तार से देखा है। तो यहाँ पर चूंकि ईस्वी पूछ रहा है तो यह इसका सीधा सा उत्तर हो जाएगा 1919 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है दीवान चमन लाल, लाला लाजपत राय, एनजी रंगा, स्वामी सहजानंद। अगर हम बात करें एटक या फिर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष की, तो 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और इसके जो अध्यक्ष बने थे उनका नाम था लाला लाजपत राय। तो इसका सही उत्तर होगा लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, नील आंदोलन। हालांकि आप देखेंगे तो गांधी जी के द्वारा जो सर्वप्रथम आंदोलन चलाया गया था भारत में, अगर हम बात करें तो चंपारण सत्याग्रह था, अहमदाबाद आंदोलन था, नील आंदोलन जिसे आप चंपारण सत्याग्रह कहते हैं, और एक अन्य की अगर बात करें तो खेरा आंदोलन था। लेकिन प्रथम जन आंदोलन का श्रेय असहयोग आंदोलन को जाता है
चूँकि आप देखोगे कि इस आंदोलन में आम लोगों की भागीदारी सबसे ज़्यादा होती है और इसमें किसान, मजदूर और यहाँ तक कि आप देखेंगे तो कुछ जो है पूंजीपति वर्ग भी शामिल होते हैं, इसलिए इसे जन आंदोलन भी कहा जाता है। तो अगर हम बात करें महात्मा गांधी के प्रथम जन आंदोलन की, तो वो असहयोग आंदोलन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव, स्वामी सहजानंद सरस्वती, बंकिम चंद्र मुखर्जी, जयप्रकाश नारायण। अगर किसान सभा की बात करें तो ये 1936 ईस्वी में स्थापित हुआ था और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अब अगर हम बात करें ये संगठन बनाया क्यों गया था, भारत में जो जमींदारी प्रथा चल रही थी उसी की समाप्ति के लिए ये संस्था जो है बनी थी और यहाँ के जो किसान यूनियन थे इन्होंने इस जमींदारी प्रथा का विरोध किया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, पेरिस, लंदन। तो अगर हम बात करें गदर पार्टी की, इसकी स्थापना जो है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था और इसके संस्थापक जो थे उनका नाम लाला हरदयाल था। हालांकि हम लोग इसकी चर्चा अपने क्लास के दौरान किया भी था, अगर आप लोग को याद हो तो यहाँ पे चूंकि पूछा जा रहा है गदर आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था, तो वो हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को जो कि यूएसए में है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। ऑप्शन है अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए, विदेशी सामानों का बहिष्कार करने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। अगर हम बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये दांडी मार्च हुआ था और इसी के दौरान आप देखोगे तो गांधी जी ने एक मुद्दा उठाया था जिसे नमक का मुद्दा भी कहते हैं और ये मुद्दा गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था और दांडी जो कि नासौड़ी जिला में है वहाँ पे जाके गांधी जी ने नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा था। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नमक कानून तोड़ने के लिए, क्योंकि इस आंदोलन में उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था या फिर उसका उल्लंघन किया था। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय का नाम बताइए जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर अस्पुरू। अगर हम बात करें भारतीय की तो वो बी आर अम्बेडकर या फिर जिन्हें हम भीमराव अंबेडकर जी भी कहते हैं, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। वहीं अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता है गांधी जी या कांग्रेस के बारे में, तो वो सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने या फिर कांग्रेस ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। भूदान आंदोलन का तात्पर्य यह था कि जो गरीब लोग थे उनके लिए जो अमीर थे या फिर जो बड़े जमींदार थे उनसे भूमि लेकर गरीबों को दान दिया जाता था। तो ये आंदोलन आंध्र प्रदेश में शुरुआत किया गया था और इन्हें शुरू करने का श्रेय विनोबा भावे को जाता है। तो हालांकि यहाँ पे आपको स्टेट का नाम पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत विभाजन के समय काउंसिल की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बीपी मेनन, लॉर्ड माउंटबेटन और क्लीमेंट इटली। तो भारत विभाजन के समय एक कमेटी जो बनाया गया था उसके अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था, चूँकि वो उस समय जो है भारत के गवर्नर जनरल या फिर वायसराय भी थे, ये अंतिम ब्रिटिश वायसराय भी थे और इसने इस काउंसिल की अध्यक्षता भी की थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। इन्हीं ने जो है एक रेड क्लिफ आयोग का गठन किया था जिसे तय करना था कि भारत और पाकिस्तान में जो बंटवारा होगा तो उसके आधार पर भारत में कौन से क्षेत्र होंगे और पाकिस्तान में जो है कौन कौन क्षेत्र रखे जाएंगे। तो यहाँ पे चूंकि पूछ रहा है जो विभाजन के समय काउंसिल के अध्यक्ष कौन थे, तो चूंकि उस समय माउंटबेटन थे तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस तरह से हम लोगों ने लगभग 100 प्रश्नों को देखा जिसमें एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न तीनों को कवर करने का प्रयास किया। इसी के साथ हमारा कोर्स भी समाप्त होता है। हमने जो तय किया था कि 12 अक्टूबर से पहले आपका प्रीलिम्स का कोर्स पूरा करेंगे, हमने अपने वादे पर जो है कायम रहा। आपका एग्ज़ाम जैसा कि 12 अक्टूबर को है, इसके लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्ज़ाम दें, हर एक क्वेश्चन को जो है ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके एक एक ऑप्शन को पढ़ें ताकि आपको जो है ये समझदारी बनाने में आसानी हो कि क्या सही है क्या गलत, और कोशिश करें कि जो है क्वेश्चन को ऑप्शन से ही एलिमिनेट करें और उसके बाद जो बच जाता है
उसके आधार पर आप क्वेश्चन का आंसर निकालने का प्रयास करें। और इसके साथ ही आप अपने हेल्थ का भी ख्याल रखें और कोशिश करें कि जहाँ पे भी आपका सेंटर हो वहाँ पर एक दिन पहले पहुँचने का कोशिश किया जाए, ताकि जो है यात्रा में अगर कोई प्रॉब्लम भी हो तो उसे आप आराम से मैनेज कर सके। इसके साथ ही एक बार फिर से आपको बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और फिर जो है ज़्यादा समय जो है व्यतीत ना करते हुए आप अपने मेंस के प्रिपरेशन में भिड़ जाएंगे। तो एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।